बच्चों आज हम फिजिक्स का चैप्टर 17 शुरू करने लगे हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, पहला लेक्चर है और मैं आपको बताता जाऊं कि अक्सर बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप तसल्ली के साथ लेक्चर सुनेंगे ना तो सारा चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। जी तो बेटे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ समझनी है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दो लफ्ज़ हैं। इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है ना, चार्ज के लिए होता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। और बेटे मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से निकला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, ये सारी टर्म्स मैग्नेटिज्म में आती हैं। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो बेसिकली ये ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील्स विद द इंटरेक्शन रिलेशन बिटवीन किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कह लें, क्योंकि जब चार्ज होगा तो उससे पैदा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट होता है तो उससे पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब बेटे बात को समझिएगा गौर से। अगर कोई भी चार्ज हो, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, चले मैं पॉजिटिव बना देता हूं, तो आपको पता है कि उस चार्ज के गिर्द ना एक खास एरिया होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चाहे चार्ज रुका है या वो मूव कर रहा है, बहरहाल उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है। ये जो येलो एरिया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक बात याद रखें, अगर यही चार्ज मूव भी करना शुरू कर दे, यानी यहां से ये उठकर यहां पर आ जाए, तो चार्ज मूव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं ना खत्म होगी। बिल्कुल नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी थी अब भी रहेगी। लेकिन बेटे यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है जब एक चार्ज मूव करके जाता है। ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के मूव करने को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो यूं कह लेते हैं कि अगर चार्ज मूव करेगा यानी करंट, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास होती ही है, लेकिन उससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी इसी चार्ज के इर्द गिर्द। तो देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बात मैंने की कि अगर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होनी ही है। लेकिन हाउ मूविंग चार्जेस लाइक इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर चार्ज मूव कर रहा हुआ, जैसा कि हम जिसको करंट बोलते हैं, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटे उससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। और ये भी नेचुरली होता है, मतलब एक चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास होनी ही है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता जाता है। तो बेटे ये इंट्रोडक्शन में आपने इतना ही याद करना है और समझना है। जी तो बेटे अभी हमारे पास पहला टॉपिक है 17.1, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। देखिए लॉन्ग नहीं है लेकिन चैप्टर की बेस है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि बच्चे इस चैप्टर को टफ मानते हैं, तो बेस मजबूत होगी तो आने वाले टॉपिक इजी रहेंगे ना। सबसे मेन और बड़ी कंफ्यूजन कि सर स्टेडी करंट क्या होता है। देखिए ना, अगर चार्ज रुका हुआ है तो हमने उसको चैप्टर 15 में पढ़ा कि वो करंट नहीं है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो करंट है। अब करंट का मतलब है कि चार्ज मूव करे, तो यहां पर क्या स्टेडी करंट क्या हुआ कि रुका हुआ करंट, तो फिर तो वो करंट ही नहीं है। तो स्टेडी करंट क्या है बेटे, स्टेडी करंट से हरगिज मुराद नहीं है कि रुका हुआ करंट, क्योंकि स्टेडी का मतलब रुका हुआ होता है ना, इसे मुराद नहीं है। इसे मुराद ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो बेटे वो करंट होता है स्टेडी करंट। मतलब करंट ने तो मूव करना ही है, चार्ज ने मूव करना ही है, तभी वो करंट है। लेकिन स्टेडी करंट ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। जैसा कि आपने पढ़ा था डीसी डायरेक्ट करंट ऐसा होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना, डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो डीसी से आने वाला करंट आप लोग कह सकते हो कि स्टेडी करंट है। और ये भी मैं आपको याद करवाता जाऊं कि डीसी का करंट आपको बैटरी से मिलता है। लिहाजा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटे आप बैटरी, ये सिंबल बैटरी का होता है ना, तो आप बैटरी जुड़ी हुई देखेंगे, क्योंकि बैटरी आपको स्टेडी करंट देता है। तो अक्सर बच्चे इस लफ्ज पे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको दूर कर दी कंफ्यूजन। अब बहरहाल हमने पढ़ा ऊपर इंट्रोडक्शन में कि जब करंट कहीं से गुजरता है, मतलब चार्ज मूव करके जाता है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता रहता है। तो हमने उसी के मैग्नेटिक इफेक्ट को देखना है। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले एक एमसीक्यूज बनता है।
हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड स्टेटेड, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया आ स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर मींस ऐसी बॉडी, ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से करंट गुजरने दे। तो जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट और कौन सा वाला स्टेडी गुजरता है, तो बेटे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको बता दो रहा हूं कि अगर करंट गुजरेगा, स्टेडी करंट गुजरेगा, तो उसके गिर्द इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती रहती हैं। तो ये आपको किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ने बताया। एमसीक्यूज बनेगा कि अगर एक करंट गुजर रहा है किसी कंडक्टर में से, तो उसके गिर्द जनरेट यानी पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ऑर्डसेट ने। ठीक है, अब यहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बी से रिप्रेजेंट करना है, और ये भी आपको याद रखना है कि जैसे करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है आई, तो इसके गिर्द क्या पैदा होगी? इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने बी से रिप्रेजेंट करना होता है। तो बी अराउंड इट, यानी उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी जब एक कंडक्टर में से करंट गुजरेगा। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है, आइए इसको समझते हैं जी। तो बच्चे मैंने इसको जूम कर लिया। आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो सारा है ना, ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, जिसको हम पंजाबी या शायद उर्दू में गत्ता कहते हैं ना, कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में आपने ये वाला कंडक्टर जो है वो घुसा देना है, यानी एंटर कर देना है। तो हमने ये पास करवा दिया इस कंडक्टर को कार्डबोर्ड के सेंटर में से, ठीक हो गया, यानी दरमियान में सुराख करके ना। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो ब्लैक सी आपको लाइन नजर आ रही है बेटे, इसको हमने जोड़ा हुआ है ये वायर के साथ। और ये जो की है ना, ये के की होती है एक तरह का स्विच, ठीक है, जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हमने वायर के जरिए ना यहां पर बैटरी लगा दी है। पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी लाइन, नेगेटिव टर्मिनल छोटी लाइन, और साथ में वोल्टेज लिखा है। बहरहाल ये बैटरी है जो कि आपको स्टेडी करंट देगी। अब जाहिर है ये जो करंट है ये इसी कंडक्टर में से गुजरेगा, तो इसलिए इसका नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजरेगा। ठीक हो गया। अब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना, कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला तो डायरेक्शन ये बन रही है करंट की, और वो इस तरह से उसकी डायरेक्शन नीचे को बने, क्योंकि वो नीचे को ऐसे जा रहा है ना, तो एक सीधी लाइन भी नीचे को ही जा रही है। तो साथ में आपको यहां पर आई नजर भी आ रहा है, एंड यू नो आई जो है वो करंट का सिंबल होता है। बहरहाल अब ये करंट जो है ये इसमें से, यानी इस कंडक्टर में से गुजरेगा, तो बेटे इसके गिर्द पैदा हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस तरह सर्कुलर लाइंस में पैदा हो जाती हैं। ये जो आपको ब्लू ब्लू सर्कल लाइन नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये बेसिकली लाइंस हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे पैदा हुई? मैंने अभी आपको बताया कि ये एक नेचुरल बिहेवियर है कि जब कहीं से करंट गुजरेगा और स्टेडी करंट, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना ये नेचुरली होता है। बहरहाल यहां पर करंट जो है वो नीचे को आ रहा है, एंड करंट अपना साइकिल रिपीट करता है। अब बेटे यहां पर ना आपको छोटा सा ये एन नॉर्थ नजर आ रहा है और छोटा सा साउथ नजर आ रहा है। बेसिकली ये कंपस नीडल्स होती हैं जो कि आपको नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बताती है। क्यों नॉर्थ और साउथ? क्योंकि करंट के गिर्द ये क्या पैदा हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की बिहेवियर में नॉर्थ और साउथ पोल्स ही तो होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या पैदा हो गई? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी करंट से। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये कार्डबोर्ड में से क्यों गुजारा? क्या वैसे करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती? होती है। कार्डबोर्ड का सिर्फ काम ये था ताकि आप इसके ऊपर कंपास नीडल प्लेस कर सको और इस मैग्नेटिक फील्ड को एक बार ऑब्जर्व कर सको कि उसका पैटर्न क्या है। ओके बेटे, दूसरी डायग्राम भी देखेंगे, बट हम सिर्फ एक डायग्राम एट अ टाइम देखते हैं। कहता है दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय पासिंग अ करंट कैरिंग वायर। आपने ये वायर पास की जिसको कंडक्टर बोला मैंने, और ये करंट कैरिंग यानी इसमें से करंट गुजर रहा होगा थ्रू अ वर्टिकल कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड में से, ठीक है, शीट में से, एंड कनेक्टिंग इट टू बैटरी, उसको बैटरी के साथ जोड़ दिए। व्हेन करंट फ्लोस, बैटरी करंट देगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, तो इसके गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। हुज डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल। यस, ये आप मुझसे अभी पूछ सकते थे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी क्या डायरेक्शन है। हमने ये जो एरोज लगाई हैं ये किस प्रिंसिपल की मदद से लगाई हैं, तो बेटे ये राइट हैंड रूल की मदद से लगाई हैं। जस्ट थोड़ा सा वेट करें, ये भी मैं आपको सिखा देता हूं, डोंट वरी, मैंने पहले भी बताना ही था। कहता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है ये सर्कुलर हुई है ना, सर्कल। सर्कल कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले। तो अगर आप कोई भी सर्कल ले लें, छोटा या बड़ा, उसका सेंटर बिल्कुल सेम रहेगा। बड़े सर्कल का सेंटर भी वही पॉइंट, छोटे सर्कल का सेंटर भी वही पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुई है ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में पैदा हुई है अराउंड द कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर के गिर्द कैसे पैदा हुई है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में। अब आगे वही बात कंपस नीडल वाली। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम कैसे ऑब्जर्व किया हमने कि ये सर्कल में पैदा हो रही है? बाय प्लेसिंग स्मॉल कंपसेस, हमने छोटी छोटी कंपस नीडल रख दी, या इसके अलावा भी हल है स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। बेटे आपने नाइन्थ क्लास के जो मैग्नेट वाला चैप्टर था ना, 8वां चैप्टर, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो पुराने जो स्मार्ट सिलेबस है ना, शॉर्ट सिलेबस, उसमें है या नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया है इस साल बच्चों को। तो जो क्या उसको बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स होते हैं ना, छोटे छोटे आयरन के पीसेस, अगर हम उसको भी कार्डबोर्ड के ऊपर फैला देना तो कंपस, सॉरी कंपस कह रहा हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको भी एक डायरेक्शन में अरेंज कर देगा, जिससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे कंपस नीडल ने आपको बताया ना कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कंपस नीडल बेस्ट है। या इसके अलावा हम स्प्रिंकल यानी फेंक सकते हैं क्या, आयरन के फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, यानी इसी कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन के छोटे छोटे पीसेस, जिसको हम आयरन के फिलिंग्स कहते हैं। जी तो बेटे आगे कहता है द कंपस नीडल्स, यही जो कंपस नीडल्स हैं, अलाइन देमसेल्फ, ये अपने आप को अरेंज करती हैं। पहले जब आप इनको रखते हो ना तो इनकी कोई एक डायरेक्शन तो नहीं होती, क्योंकि अभी ये एडजस्ट ही नहीं किया अपने आप को, तो ये रेंडमली डायरेक्शन शो कर रही होती हैं। लेकिन बाद में वो अपने आप को अलाइन करते हैं, एक लाइन में लेके आते हैं, एक डायरेक्शन में लेके आते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है। देखे ना, करंट के गुजारने से मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हुई ना, इतनी तो समझ आ गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ तो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन में ये वाली कंपास नीडल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, पॉइंटिंग टेंजेंशियली टू द सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स है ना, इन लाइन पर वो टेंजेंट की तरफ पॉइंट हो जाते हैं या डायरेक्शन शो करते हैं। अब बेटे इस बात को भी समझ लेते हैं, ये जो कंपास नीडल है ना ये सर्कल की लाइन पर टेंजेंट है। अब सवाल पैदा होता है कि सर टेंजेंट क्या चीज होती है? जी तो बेटे इमेजिन करते हैं एक सर्कल को, ये रहा एक छोटा सा सर्कल, और अगर मैं इस सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करूं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, तो फिर ये लाइन का नाम टेंजेंट होगा। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ना, ये इस सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन जो है ना, सर्कुलर लाइंस, इन पर टेंजेंशियल है, यानी टेंजेंट के अलोंग इन्होंने अपने आप को अरेंज या अलाइन किया होगा। जी तो बेटे अभी ना हम इस डायरेक्शन को समझने के लिए हम राइट हैंड रूल को समझते हैं, ठीक है। इमेजिन करते हैं ये राइट हैंड रूल में आपने ये जो स्ट्रेट सीधी जो वायर या कंडक्टर पकड़ा है अपने राइट हैंड में, यानी आपने, आप कोई पेंसिल ले लें और साथ साथ करते जाएं, तो राइट हैंड में आप वो पकड़ लें, बिल्कुल जैसे इमेज में आपको नजर आ रहा है। आप ना जो अपना जो आपने थंब रखना है ना, वो ऐसे रखना है जैसे करंट की डायरेक्शन में है। जैसे यहां पर करंट आई जो है वो ऊपर की तरफ, ये वाइट कलर के एरो से मेंशन किया है ना, ऊपर की तरफ, जो कि हमारी दूसरी डायग्राम के अंदर यानी इसके अंदर है, ये वो कंडक्टर है, और आप करंट देखें तो बेटे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप अपनी फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल किया तो इस तरह से आप साथ में लाइंस बनेंगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी। तो इट मीन आपको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी या क्या होगी? तो आपने यूज करना है राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, रूल कहता है कि आप उस कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में ले लें, पकड़ लें,
और अपना दायां हाथ का जो थंब है, अंगूठा है, उसको प्लेस करें, रखें किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है। और आप अपनी उंगलियों को कर्ल करें, अंदर की तरफ ही कर्ल कर सकते हो ना, बाहर, यानी ये फिंगर्स बाहर की तरफ तो हो नहीं सकती कर्ल, अंदर की तरफ कर्ल करें। और जो फिंगर्स कर्ल करने की डायरेक्शन होगी वो सर्कल भी बनेंगे सर्कल में, तो वो सर्कल होंगे बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी को देखते हुए हम यहां पर अप्लाई करते हैं पहले केस में। करंट जा रहा है बेसिकली नीचे की तरफ, तो आप अपना दायां हाथ में अंगूठा नीचे की तरफ करें। आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स, ऊपर से देखना है ना, आप नीचे से थोड़ी देख सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों के साथ साथ कर रहे होंगे ताकि समझ आएगा। आप अपना अंगूठा नीचे की तरफ करें और दाएं हाथ का, और फिंगर्स को कर्ल करें और ऊपर की तरफ से देखना है, तो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे आ रही होगी। क्योंकि मैं साथ साथ कर रहा हूं तो मुझे तो सेम रिजल्ट मिल रहे, फिंगर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही। और बेटे ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज? आप साथ में क्लॉक इमेजिन कर लें, यहाँ पे क्लॉक अगर हम बनाएं तो क्लॉक में यहाँ पर 12 की नीडल होती, 12 की सुई होती है ना, यानी यहाँ पर 12 लिखे होते हैं, तो क्लॉक इस तरह से ही चलता है। तो सॉरी, ये मेरा थोड़ा गला खराब है। तो बेटे जो क्लॉक है वो इस तरह से ही मूव करेगा ना, तो बिल्कुल 12 से ऑनवर्ड राइट साइड की तरफ। तो ये ऐसे ही तो चल रहा है 12 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब आएगी? जब करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। अब करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप अपना दायां हाथ, उसका थंब ऊपर की तरफ रखें, फिंगर्स को सीधा करके और फिर कर्ल करें। फिंगर्स बिल्कुल ऐसे कर्ल हो रही है मेरी तो, जैसे इमेज में दिखाया गया। और ये अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये उसके उलट है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि क्लॉक ऐसे उल्टा तो नहीं चलता, यानी क्लॉक ऐसे तो नहीं चलता, क्लॉक तो इधर को चलता है। तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, अच्छा ये राइट हैंड रूल है स्ट्रेट वायर के लिए, यानी सीधी वायर के लिए, ठीक है। जबकि बाकी केस में ये रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया सीधी वायर के लिए, सीधी कंडक्टर के लिए, आपने उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ के अपना जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है, और अपनी जो फिंगर्स है उसको कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होती हैं बेटे, वो डायरेक्शन होती होगी मैग्नेटिक फील्ड की। एमसीक्यूज आना याद रखिएगा। वो आपसे पूछेगा कि अगर इस कंडक्टर में से करंट नीचे की तरफ जा रहा हो, करंट की डायरेक्शन क्या हो, नीचे की तरफ, तो आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो ऑप्शन क्लॉकवाइज सही होगा। और बेटे अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यूज ही आना है, डायग्राम नहीं बनी होने, कि अगर एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, उसमें से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने अब इसको याद कर लेना है, समझ आपने लिया है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये भी सोच रहा है कि सर ये डायरेक्शन उलट कैसे होगी, यानी यहाँ पर तो करंट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर ऊपर कैसे गया? हमने बेसिकली बैटरी के टर्मिनल ही चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो लेफ्ट साइड पे था, यानी इधर को, अब वो राइट साइड पे, यानी इधर को। तो करंट तो हमेशा पॉजिटिव से लेना है ना, तो अब यहाँ से करंट जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। पहले पॉजिटिव इधर था तो करंट इधर को जा रहा था, फिर नीचे की तरफ आ रहा था, तो कंडक्टर में से नीचे की तरफ आ रहा था, अब कंडक्टर में से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो बेटे अगली बात कहता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर हम करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, जैसा कि यहां पर दोनों एग्जाम्पल में हमने की, बाय स्विचिंग द बैटरी टर्मिनल। और ये कैसे करेंगे? बैटरी के टर्मिनल को स्विच करके, उनकी उनकी तरतीब चेंज करके, उलट करके। तो क्या होगा? कंपस नीडल एंड आयरन फिलिंग ऑल्सो रिवर्स देयर अलाइनमेंट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो जाएगी ना, तो अगर कंपस नीडल देखें तो वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कंपस नीडल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी या तब्दील हो गई तो कंपस नीडल भी हो जाएंगी। इंडिकेटिंग, जिससे पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन जो है, डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसी कैसी थी? क्लॉकवाइज। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। और यही तो मैंने बोला आपके लिए एमसीक्यूज है। आपसे पूछा रहेगा कि स्ट्रेट वायर है, ये लाजमी पूछा रहेगा कि स्ट्रेट वायर है, बताया जाएगा स्ट्रेट वायर है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। एक स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। अब बेटे दो और बातें हैं जो हमने याद रखनी है, समझनी है। देखें, ये बेस है, पूरे चैप्टर की बेस है, तो काइंडली
सारा सुने, सारा समझे, अपनी बेस मजबूत करें। इमेजिन करते हैं, गौर से सुनिएगा। ये मेरे पास जो आपको स्क्रीन है, इसी तरह हो सकता था कि एक पेपर हो, जैसा कि पेपर हो सकता है, स्क्रीन हो सकती है ना। अब स्क्रीन जो है उसके बाहर अगर करंट आ रहा है, तो क्या मैं उसको ड्रा कर सकता हूं पेंसिल की मदद से? नहीं। तो अगर देखें ना, स्क्रीन है या पेपर है, जो आपके पास पेपर है, रजिस्टर है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं ड्रा कर सकता हूं इस लाइन की मदद से कि वो ऊपर को जा रहा है। करंट नीचे को आ रहा है तो मैंने नीचे की तरफ भी ड्रा कर सकता हूं। करंट राइट की तरफ जा रहा है तो राइट साइड से, करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट पर भी ड्रा कर सकता हूं। मसला कहां पे आता है? मसला यहां पर आता है कि मान लो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो मैं लाइन की मदद से कैसे ड्रा करूं? क्योंकि लाइन तो पेपर के बाहर नहीं ना आएगी, स्क्रीन के बाहर क्या लाइन आएगी? क्योंकि वो प्लेन से ही बाहर, स्क्रीन एक प्लेन है, पेपर एक प्लेन होता है, उसके बाहर नहीं ड्रा कर सकते। तो फिर ऐसे केस में क्या हम यूज करते हैं? तो मान लेते हैं कि एक जगह पर करंट आ रहा है पेपर से बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो आप वहां पर डॉट लगाएंगे, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ पेपर। आउट ऑफ पेपर यानी अगर कोई, सिर्फ करंट नहीं, कोई और भी चीज, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो अगर कोई चीज की डायरेक्शन है हमारे पेज, पेपर, स्क्रीन से बाहर की तरफ, ठीक है, तो फिर बेटे हम जो है उसको ड्रा नहीं कर सकते, मजबूरी है। तो हम वहां पर डॉट्स लगाएंगे, इस तरह के डॉट्स। और डॉट मीन्स आउट ऑफ पेपर, यानी आप अपने पेपर सामने रखें और आपकी तरफ जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ, तो वो होगा डॉट की मदद से डील करेंगे उसको। इसी तरह से अगर कोई चीज, मतलब करंट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुई, उसकी डायरेक्शन है पेज के अंदर की तरफ, यानी इनसाइड द पेज, वो भी नहीं ड्रा कर सकते। पेज के अंदर क्या हम पेन अंदर कर दें, वो फट जाएगा पेज, ड्रा नहीं हो सकता। तो फिर वहां भी मजबूरी है, वहां हम क्रॉस लगाएंगे। तो क्रॉस मीन इनटू द पेज या इनटू पेपर, इनटू पेज या इनटू पेपर। तो अगर किसी चीज की, मतलब करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पेज के बाहर यानी आउट ऑफ पेपर, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। और अगर किसी चीज की, यानी करंट वगैरह की डायरेक्शन होती है पेज से बाहर की तरफ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस। तो कहता है इन द डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन, यानी डॉट और क्रॉस के तरीके में, जो डॉट है इस तरह का डॉट मैंने तो बड़ा करके बनाया ना, डॉट रिप्रेजेंट द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है ना पेपर से बाहर, तो डॉट लगाना है। वाइल अ क्रॉस इंडिकेट्स इनटू द पेपर, और अगर करंट पेपर के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो क्रॉस लगाएंगे। ठीक है। अब एक और बात सुन लें इस पेज के ऊपर, फिर ये पेज तो खत्म ही हो गया। खैर, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर सकता है ना। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा, जाहिर है करंट को आई कहते हैं, मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि जहन में बैठ जाए। तो बेटे इसके गिर्द पैदा होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग जाएगी। जो कंडक्टर के करीब वाले हिस्से हैं ना, यानी ये करीब वाले हिस्से ना, तो यहां पर बेटे मैग्नेटिक फील्ड ना स्ट्रॉन्ग होनी है, मजबूत होनी है। जबकि इसके जो थोड़े दूर हिस्से हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है? वीक होनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के करीब है तो डिस्टेंस थोड़ा हुआ ना, डिस्टेंस थोड़े होने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने पर यानी पॉइंट के दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत होती है, नियर द कंडक्टर यानी कंडक्टर के करीब, एंड वीकेंस, और ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है विद द डिस्टेंस, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं। जी तो बेटे अगले पेज पर आपको जो पहली हेडिंग मिलेगी वो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। तो बेटे ये करवा चुका हूं। करंट कैरिंग वायर, वायर सीधी होती है, ठीक है, यानी कंडक्टर। तो मैंने आपको राइट हैंड रूल सिखाया ना, तो सवाल क्या बनेगा? इसका सवाल बनेगा राइट हैंड रूल। ये आर पता नहीं कैसे लिखा गया, राइट आर एच हैंड रूल, आर एच आर, राइट हैंड रूल। किसका राइट हैंड रूल? करंट कैरिंग वायर का राइट हैंड रूल। ठीक है। तो अब यहां पर बात समझिएगा मेरी, आपने, रिवाइज करवा रहा हूं एक तरह का, आपने यही वाला वो लेना है कंडक्टर, उसको देखें दाएं हाथ में पकड़ा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आपका थंब भी राइट हैंड का ऊपर की तरफ है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप साथ साथ करते जाएं, तो फिर
कोई बच्चा शर्म भी कर लेता है, वो कोई मसला नहीं, साथ साथ करना पड़ना ही है ना। तो साथ में आप देखें तो बेटे ये जो आपकी फिंगर्स हैं वो जिस तरह से कर्ल होंगी ना, उसी तरह से एक सर्कल बनाना है विद डायरेक्शन, एरो साथ लगानी है। और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है ना मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये आपको याद करना है, ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं। इफ यू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, तो आपके दाएं हाथ में आपने पकड़ लेना है वायर को, विद योर थंब, और आपका जो थंब है पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसा करंट ऊपर जा रहा तो थंब ऊपर की तरफ। देन योर फिंगर्स, देन अपनी जो फिंगर्स उंगलियां हैं कर्ल करें, घुमाएं अराउंड द वायर, उस वायर के गिर्द, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जिस तरह आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वही डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके साथ बच्चे अगर शॉर्ट आता है ना राइट हैंड रूल, लेकिन आगे सिर्फ राइट हैंड रूल नहीं पूछेगा, पूछेगा राइट हैंड रूल फॉर करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने खुद देखा है बच्चे ये डायग्राम बहुत प्यारी बनाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, 2-3 बार हाथ से बनाए। ये हाथ भी बना सकते हैं आप, हाथ के बगैर तो फिर राइट हैंड रूल नहीं ना रहा, समझ ही नहीं आनी राइट हैंड। तो डायग्राम के बगैर भी चल जाएगा, अगर किसी की डायग्राम नहीं अच्छी, जस्ट लाइक मी, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई बना सकता है तो इनकरेजिंग काम है। ओके जी, तो बेटे अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मैंने बताया ये लॉन्ग नहीं है, इस टॉपिक में जस्ट जो है ना वो बेस है, आगे जाके लॉन्ग समझने के लिए ये जरूरी है, और आगे समझ नहीं आने वाली अगर ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी। तो अभी हमने क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखनी है करंट सोलिनॉइड में। देखिए अभी आपने क्या देखा है या क्या समझ के हटे हो अभी तक, आपने स्ट्रेट वायर को समझा है अभी तक, अभी आप सोलिनॉइड को समझेंगे। सवाल पैदा होता है कि सर सोलिनॉइड क्या चीज है, पढ़ा वैसे आपने 9th क्लास में भी है थोड़ा बहुत। तो अगर ये स्ट्रेट वायर है ना तार, और मैं उसको बेटे इस तरह लूप्स की शक्ल में, बहुत सारे लूप्स की शक्ल में अरेंज कर दूं या कन्वर्ट कर दूं, तो अब ये जो है स्ट्रक्चर ये सोलिनॉइड है। यानी सोलिनॉइड कोई नई चीज नहीं है, एक तार ही है, एक वायर ही है, बस उसकी शेप ऐसी है कि हमने उसको बार बार कोयल किया हुआ है, और इस तरह बहुत सारे टर्न्स बन गए उसके, और इस तरह से हमारा सोलिनॉइड बनता है। तो बेटे आपको इस डायग्राम में ये जो बार बार कोयल होता नजर आ रहा है ना, ये कलर वाला, तो ये सोलिनॉइड है। अब मुझे बताएं कि मैं इस सोलिनॉइड को, ये देखें मैंने बैटरी के साथ जोड़ दी। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर बैटरी में तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन होती है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, जरूरी नहीं है एक ही, एक से ज्यादा भी, मतलब फिर पॉजिटिव कर लो फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसको बोलते हैं बैटरी के सेल बढ़ाते रहना। तो यहाँ पर अगर ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है ना, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, है ये बैटरी, ठीक है। बहरहाल बेटे बैटरी इसको करंट देगी, तो करंट इसमें से गुजरेगा तो इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, लेकिन इस शेप की, ये ये शेप की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, सर्कुलर नहीं। क्योंकि अगर हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर ली थी तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती थी, सर्कुलर। तो इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी मगर नॉट इन द सर्कल, ठीक है। यानी अगर सोलिनॉइड भी तो एक वायर है ना, तो उसमें से भी करंट गुजारे हैं, उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा होती है, जब कहीं से करंट गुजरता है। इतना पढ़ लें, सोलिनॉइड एक कोयल है वायर की, मतलब वायर को आपने बार बार कोयल किया हो, घुमाया हो, वाउंडेड जिसको आपने घुमाया हो, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और ये जो शेप होती है ना ऐसे लंबी सी, जस्ट लाइक अ पेन, तो ये शेप होती है सिलेंडर की। तो आप सोलिनॉइड को, मतलब एक तार को घुमा घुमा के सिलेंडर शेप दे दें, तो वो बेटे सोलिनॉइड है। दैट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जब करंट उसमें से गुजरेगा। अब बच्चे देखें ना, सोलिनॉइड के अंदर एक लूप तो होता नहीं है, ये पहला लूप है, फिर ये दूसरा लूप है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, एंड चलते जाएंगे, बहुत सारे लूप होते हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं। अब हर लूप, ये एक लूप है ना, इसकी कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ना, बहुत थोड़ी सी शायद, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होनी है ना बच्चे। अब तो क्लियर हो गया कि करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी होती, लेकिन है नहीं एक, तो फिर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अगले की भी होगी, फिर थोड़ी सी उससे अगले की, उससे अगले की, उससे अगले की, एंड ऐड होती जाएगी, तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, ठीक है।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि बार मैग्नेट का हो। अब बार मैग्नेट क्या होता है, इस तरह से एक लंबी सी पट्टी सी होती है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ, और वो घूमती हुई साउथ की तरफ ऐसे आ रही होती। तो कहता है कि एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट जैसी होती है। कहता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द लूप्स। तो अगर हम इस सोलिनॉइड के अंदर आने वाले तमाम ये लूप्स को, हर एक चक्कर को एक लूप बोला गया है, इनका कंबाइंड इफेक्ट कर दें, यानी तमाम लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड को जमा कर दें ऑफ द वायर ऑफ सोलिनॉइड, मेक्स द फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना इसके सारी के सारी, वो यूनिफॉर्म होगी और वो स्ट्रॉन्ग होगी, लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे एक बार मैग्नेट की होती है, विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जी तो बेटे अभी पहला सवाल इतना ही बनेगा कि आपसे पूछेगा व्हाट इज सोलिनॉइड। तो कुछ बच्चे इसको इतना भी लिख सकते हैं यहां से यहां तक, लेकिन मेरे हिसाब से सवाल की लेंथ रीजनेबल होनी चाहिए। तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखें जितना अभी पढ़ा है, विद डायग्राम। ये जो डायग्राम है बेसिक लेवल की, इस तरह सॉल्यूट बना दें, उसको जोड़ दें बैटरी के साथ, मुश्किल तो है कोई नहीं। ठीक है, उसको बैटरी के साथ इस तरह से जोड़ दें। फिर मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने समझानी है तो वो भी बाद में समझ आ जाएगी। तो विद डायग्राम और ये सारा डाटा, सवाल क्या है, व्हाट इज सोलिनॉइड। अब बेटे बात को समझिएगा, इसका मतलब यहां तक जितना समझा ना, इसे ये समझ आई कि अगर मैं इस सोलिनॉइड को जोड़ दूं ना इस तरह से बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ मैंने उसको जोड़ दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी इसमें से करंट गुजारेगी, बैटरी इसमें से क्या करेगी, करंट गुजारेगी। करंट के गुजरने से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है ना, इस सोलिनॉइड के गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैग्नेट बन जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सोलिनॉइड में से करंट गुजारने पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि ये खुद भी मैग्नेट बन गया। अब बेटे जो मैग्नेट होगा वो कैसे बना है, वो करंट के गुजारने से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मींस करंट और मैग्नेट मतलब मैग्नेट, यानी करंट के गुजारने से ये मैग्नेट बना है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो कहता है सोलिनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के तौर पे काम करता है, एंड कैन अट्रैक्ट और रिपेल अ बार मैग्नेट, और ये इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। दिस टेम्परेरी मैग्नेट, अच्छा ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी अगर आप करंट देना बंद कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी इसकी, और फिर ये मैग्नेट भी नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, कुछ टाइम का मैग्नेट। पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट देने से ये चल रहा है, ये मैग्नेट बना हुआ है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन करंट दें मैग्नेट बनेगा, और ये कौन सा मैग्नेट होता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जी तो बेटे अभी हम देखते हैं अगेन राइट हैंड रूल, लेकिन बेटे फर्क है। राइट हैंड रूल अब हम अप्लाई करेंगे सोलिनॉइड के लिए, जो कि टोटली डिफरेंट होगा स्ट्रेट वायर के लिए। जो स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ाया और जो अब मैं सोलिनॉइड के लिए पढ़ाने जा रहा हूं बेटे, वो टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने बोला था कि सिर्फ राइट हैंड रूल कभी नहीं पूछा जाता, साथ में बोला जाता है कि स्ट्रेट वायर के लिए है या सोलिनॉइड के लिए। हाँ अगर अकेला पूछ ले तो आपको चाहिए आप कोई अपनी मर्जी का लिख दें, या कभी कभी वो दोनों भी पूछ सकता है। तो बेटे अब आपने समझना है, ये अगले पेज पर आपको ये सोलिनॉइड मिलेगा, ये गोल्डन गोल्डन, और इस बार जाहिर है सोलिनॉइड में से जब ऐसे करंट आई जा रहा है तो करंट जो है वो ऐसे गोल गोल घूम के जाएगा। जब मैंने आपको पहले स्ट्रेट वायर पढ़ाया तब बेटे करंट तो सीधा जा रहा था ना, क्योंकि वो वायर ही स्ट्रेट थी। अब वायर ही क्या है, ऐसे गोल गोल, यानी कोइल्ड है, तो फिर करंट भी कोयल होगा। आपने सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया सच दैट कि आपकी जो फिंगर्स हैं, ये वाली सारी फिंगर्स, ये उस तरफ हों जिस तरफ करंट जा रहा है। अब आप गौर से देखें तो करंट ऐसे जा रहा है और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ करंट ऐसे जा रहा था ना, तो हम अपने हाथ को भी उसने ऐसे रखा हुआ है कि हाथ की ये जो फिंगर्स हैं वो पीछे की तरफ जा रही है, जो कि जाहिर है इस डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर करंट उल्टा आ रहा होता, यानी ऐसे पीछे से आ रहा होता आगे की तरफ, तो आप अपना हाथ ये उधर रखते हैं, यानी आपका ये जो थंब है ये इस साइड पे आता,
समझ रहे हो ना? अपना थंब राइट साइड की तरफ रख के देखो, इस वक्त तो लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो बहरहाल मैंने क्या बताया आपको कि बेटे आपने इस सोलिनॉइड को पकड़ना है अपने राइट हैंड के अंदर, सच दैट कि जो करंट की डायरेक्शन होगी उसमें, चूंकि करंट अब कर्ल होकर जाएगा ना, घूम के जाएगा, तो आपने अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में करंट होगा। तो जाहिर है आपका एक थंब जो है वो एक तरफ आएगा ना, जैसा कि इस केस में थंब आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो बेटे वो साइड होती है नॉर्थ पोल। तो मैं क्या बता रहा हूं, आपने सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया सच दैट कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो किधर को होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में कर्ल करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। और फिर आपका जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। सो ये बात आपने पढ़नी है। इफ यू ग्रिप द सोलिनॉइड विद योर राइट हैंड, आपने राइट हैंड में ग्रिप किया सोलिनॉइड को सच दैट, कुछ इस तरह से, कर्ल्ड फिंगर्स, यानी जो आपकी फिंगर जैसे कर्ल्ड होनी है ना, पॉइंट वो किस तरफ आपने पॉइंट करनी है, किस तरफ उनको रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, ये कन्वेंशनल करंट है, हम हमेशा यही यूज करेंगे। तो आपने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में बेटे अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और फिर जो आपका थंब होगा, अंगूठा होगा, बेटे वो नॉर्थ पोल को बताएगा, क्योंकि करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी है ना, एक तरफ नॉर्थ पोल पैदा होगा, एक तरफ साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। तो वो नॉर्थ और साउथ आप कैसे पता करेंगे? आप अपने राइट हैंड रूल से पता करेंगे। और हम आपको बताएगा नॉर्थ पोल, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल हो जाए। अब बेटे ये राइट हैंड रूल एक अलग से सवाल बनेगा, लेकिन सोलेनॉइड के लिए ये बात हमारी हो चुकी है। बहरहाल यहां पर हमने एक चीज पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका भी तो सवाल बन सकता है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन काफी नहीं है, आप उसके साथ अगले पेज पर ये जो पैराग्राफ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस हैं। तो अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, तो वो वाली डेफिनेशन और साथ यूजेस लिख देना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इलेक्ट्रो मींस करंट के गुजरने से मैग्नेट बने हो तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बेटे? ये मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं, रिलेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। रिले एक तरह का स्विच होता है, और मैग्नेटिक लॉक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये तीन नाम आपने लिख देने हैं यूजेस में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पहले डेफिनेशन करके उनके यूजेस हैं इन द मोटर, इन द रिले, इन द मैग्नेटिक लॉक। जी तो बेटे अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, और ये भी शॉर्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटे इनमें से ये जो पॉइंट है याद रखने, लेकिन ऊपर वाली कुछ लाइनें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि एक चार्ज है ना, चले मैं पेन यूज करता हूं। बेटे एक चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, उसके गिर्द एक खास एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, मान लो इस इतने एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों की मदद से जाहिर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे दूर की तरफ जा रही होती है ना, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम लाइनों की मदद से जाहिर करते हैं। तो क्या ये लाइनें रियलिटी के अंदर आपको नजर आती हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चार्ज देता हूं और आप देख रहे हैं कि उसके गिर्द एक लाइनें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं होता। ये लाइनें जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये होती इमेजिनरी हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, यानी अगर इस तरह से मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ पोल उसके उसके गिर्द भी आपको लाइन से समझाया जाता है, बट प्रैक्टिकली आप मैग्नेट लो, आप बच्चे खेलते हो ना मैग्नेट के साथ, तो आपको साथ में कोई लाइंस नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज प्रैक्टिकली लाइन होना पॉसिबल ही नहीं है, वो जस्ट इमेजिनरी है। तो कहता है इसी तरह से ये बात उसने लिखी है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जैसे इमेजिनरी होती है, रियलिटी नहीं। दे डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, वो फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करती, बट आर अ वे, लेकिन एक तरीका है टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। जी तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। यानी बेटा अगर मैं एक मैग्नेट बनाता हूं ना इस तरह से, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसे होता है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से ऐसे निकलेगी, इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, और वो ऐसे पीछे को जाती हुई ना साउथ की तरफ आके एंड होगी। तो हम पूरी बना भी लेते हैं, यानी कुछ लाइंस ऐसे पूरी बना भी लेते हैं नॉर्थ से साउथ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसे। और कुछ लाइन आप थोड़ी सी नॉर्थ से निकालते हो और थोड़ी सी साउथ में एंटर करते हो। तो बहरहाल ये पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटे नॉर्थ से निकलनी है, साउथ पे एंड होनी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, यानी जैसे मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप की तरफ होती है, तरह होती है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ये मैग्नेट पड़ा है नॉर्थ साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधी जा रही है, बेटे ऐसे नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज किस शक्ल में होती है? क्लोज्ड लूप की शक्ल में होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एट एनी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट ले लें, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात को समझते हैं जी। तो बेटे इस बात को देखिएगा जरा, हम देखते हैं कि ये एक मैग्नेट है, उसके गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेंड हो रही है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है? हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पर देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैं बेटे इस पॉइंट पर एक सीधी लाइन ऐसे बनाऊंगा, और आपको पता है ये जो सीधी लाइन है ना, ये टेंजेंट होती है। तो ये वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आप पॉइंट्स पर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ना ऐसे टेंजेंट लगाएंगे, और वो जो टेंजेंट होगा वो बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। किसकी डायरेक्शन को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। एक और चीज देख लेते हैं, शायद ज्यादा अच्छी समझ आ रहे हैं। मान लो ये वो पॉइंट है, इस बार करीब पॉइंट कर लेता हूं। तो इस पॉइंट पर मुझे देखना है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं इस पॉइंट पर जो पॉसिबल सीधी लाइन होगी वो ये बनती है ऑलमोस्ट। तो मैं ऐसे एक लाइन लगा देता हूं। अब यहां पर ये जो लाइन है ये इस पॉइंट का टेंजेंट है, और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात उसने लिखी हुई है। ओके बेटा जी, चौथी प्रॉपर्टी देखते थे। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो बेटे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोई भी दो लाइन देखें वो आपस में इंटरसेक्ट यानी कट नहीं कर रही होंगी, यानी ऐसा नहीं होगा एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन उसके रास्ते में ऐसे होती जा रही है, यहां पर इंटरसेक्शन हो रही नहीं, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। इसकी वजह बड़ी सिंपल है। अगर बेटे दो लाइन इंटरसेक्ट करती तो वहां पर तो एक पॉइंट बनता। अभी इससे पिछला पॉइंट देखा था कि एक पॉइंट पर डायरेक्शन एक ही होगी ना, टेंजेंट बना के। ये टेंजेंट वैसे गलत है, लेकिन जो भी एक डायरेक्शन में टेंजेंट बनाऊंगा तो वो एक ही डायरेक्शन होगी ना। तो दो लाइनों की एक डायरेक्शन कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। तो इसी वजह से दो लाइनें कभी आपस में क्रॉस नहीं करती, क्योंकि दोनों लाइनें अलग अलग बिहेव करती हैं। ओके, पांचवा पॉइंट देखें, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, यानी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड करीब होंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगी। यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन करीब होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। वेयर दे आर स्पेस्ड अपार्ट, जहां पर लाइंस दूर दूर, स्पेस्ड अपार्ट यानी दूर दूर होंगी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर वीक होगी। आप इस चीज को यूं समझ लें कि ये सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड अब मैग्नेट बन चुका होगा ना जब इसमें से करंट गुजरेगा, तो उसके करीब करीब आप लाइंस देखें तो देखें कितनी करीब करीब है। यानी सोलिनॉइड के करीब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि उसके जो लाइंस है ना उसके करीब, वो आपस में करीब करीब है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाती है ना ये लाइंस, आप देख रहे हैं दूर दूर होती जा रही। तो जब लाइन दूर होती है मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, जब लाइन करीब होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो बेटे ये आपका सवाल खत्म होता है। सवाल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जी तो बेटे अभी हम देखते हैं फोर्सेस ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए मैंने दो, एक ये कंडक्टर लेना है और वो करंट कैरिंग यानी करंट होना चाहिए, उसमें करंट गुजर रहा होना चाहिए, और एक और कंडक्टर लेना है जो कि करंट गुजार रहे हैं अपने अंदर, और आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं, आइए समझते हैं। जी तो बेटे हमारे पास दो केसेस हैं, ए और बी। ए को फुल डिटेल में समझ लें, बी खुद ही समझ आ रहा है। ए को देख लें, आपके पास ये दो वायर है, ये ब्लू वाली और ये ब्लू वाली, इन दोनों में से करंट गुजर रहा है, और पहली में से करंट गुजर रहा है I1, उसके गिर्द
पैदा होगी ना ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड B1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्रेजेंट की जाती है, और दूसरी वायर में से गुजरने वाला करंट I2 है और उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड B2 है। अब दोनों में कॉमन बात यह है कि बेटे इस केस में करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी I1 अगर ऊपर को जा रहा है तो I2 भी ऊपर को जा रहा है। इस वजह से जो इनके गिर्द पैदा होंगी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इनके दरमियान डिस्टेंस D है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इन दोनों के गिर्द वो भी सेम होगी, क्योंकि बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट पर डिपेंड करती है, तो चूंकि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में पैदा होगी। अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना, तो याद है स्ट्रेट वायर वाला राइट हैंड रूल, इसको राइट हैंड में पकड़ लिया इस वायर को, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रखा और फिंगर्स को कर्ल करें ना ऊपर से देखें तो आपको ऐसे ही रोटेशन मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि B1 जो है उसकी भी यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और I2 से पैदा होने वाली B2 की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अब ऐसा है कि मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यहां पर मैग्नेटिक पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो बेटे अगर इस तरफ लेफ्ट की तरफ नॉर्थ है ना इसका, तो फिर इधर भी लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा। अब ऑपोजिट देखना, पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये साइड नॉर्थ है, ये साइड, तो ये साइड क्या होगी, साउथ। तो मैं ये इस साइड पे लिख देता हूं साउथ। तो फिर दूसरी जो वायर है उसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये साइड नॉर्थ है, तो फिर ये साइड जो है ना वो साउथ होगी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों फील्ड इस तरह से हैं कि उनके ऑपोजिट पोल करीब आ रहे हैं। इस आई मतलब वायर वन, पहली वायर का साउथ पोल दूसरी वायर के नॉर्थ के सामने आ रहा है, तो बेटे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी आप देख सकते हो कि इन दोनों पर एक दूसरे की फोर्सेस लगेगी F1 F2, और वो एक दूसरे की तरफ होंगी, यानी ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में गुजरा था। सेम डायरेक्शन में क्या हुई, फील्ड पैदा हुई। फील्ड ऐसी पैदा हुई कि दरमियान इनके बीच में ऑपोजिट पोल आ गए। पहली वायर का अगर साउथ पोल था तो दूसरी वायर का नॉर्थ पोल आमने सामने था, दोनों ने बेटे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि ये जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की तरफ लग रही हैं। या इसको एक और तरीके से हम समझेंगे, जी समझिएगा जरा। पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड एरो यहां की तरफ है ना, उस तरफ, तो फिर हम थोड़ी सी मजीद इस पे एरो लगाते हैं। यहां पे एरो ना ऐसे होगी, क्योंकि फिर आगे जाते जाते ये इस तरह से बनेगी। तो कुछ एरोज मैंने और लगानी है, यानी इस पर एरो लगा दी, इस पर ऐसे एरो लगा दी। अब इसी तरफ देख लें, ये एरो इधर को जा रही है। अब ये एरो आती आती, या नीचे वाली छोटी को देख लें, ये एरो इधर को जा रही है, ये आती आती ऐसे नीचे को हो जाएगी, आती आती किधर को हो जाएगी, नीचे को। अब आप देख रहे हो कि यहां पर ना ऊपर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है दरमियान में दोनों में, वो ऊपर की तरफ है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरमियान में नीचे की तरफ है। तो बेटे दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगी। दरमियान में जब फील्ड खत्म होती है ना, तो साइडों पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिहाजा साइडों से दरमियान की तरफ एक पुश मिलेगा, क्योंकि दरमियान में फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट बन रही है। कैसे? इसकी जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे ही बन रही है ना, ये देखो ये एरो है, ये आती आती इधर को आती आती ऊपर की तरफ जाएगी, तो दरमियान में डायरेक्शन ऊपर की तरफ बन रही है इस फील्ड की, और इस फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ बन रही है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फील्ड एक दूसरे को वीक करेगी, कमजोर करेगी। तो साइडों पर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो फिर साइडों से सेंटर की तरफ फोर्सेस लगेंगी, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, ऑपोजिट पोल वाला भी आप समझ लें, और फील्ड का कमजोर होना, वीक होना, इसको भी देख लें। जी तो बेटा कहता है व्हेन टू वायर्स, जब ये दो वायर्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम डायरेक्शन, जब वो करंट को एक ही डायरेक्शन में कैरी कर रहे हो ना, दे क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ, तो जाहिर है उन दोनों के गिर्द ये पहली मैग्नेटिक फील्ड और ये दूसरी पैदा तो होनी ही है। एज शोन इन द फिगर ए, पहले की बात कर रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू वायर्स, जो दोनों के दरमियान है ना, इंटरेक्ट, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं फील्ड्स इन सच अ वे दैट ऑपोजिट पोल्स आर नियर ईच अदर। मैंने पहले आपको पोल्स के लिहाज से समझाया था कि अगर इसका इधर साउथ बन रहा है तो इसका इधर नॉर्थ बनेगा, यानी ऑपोजिट पोल्स आर नियर ईच अदर एंड द टू वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और फिर जाहिर है दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। दिस हैपन, इसकी और दूसरी वजह क्या है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर बिटवीन द वायर्स एंड पुल देम टुगेदर।
तो बच्चे ये बात गलत लिखी हुई है। कहता है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को बिटवीन द वायर, यानी दोनों तारों के दरमियान। ऐसा नहीं हो रहा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मैंने आपको बताया एक की डायरेक्शन ऊपर को तो नीचे दूसरे की नीचे की तरफ होती है। तो आप लिखेंगे दिस हैपन्स बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट सपोर्ट या कैंसल, डू नॉट सपोर्ट या कैंसल ईच अदर बिटवीन द वायर्स। तो दरमियान में वीक हो जाती है, साइडों पर मजबूत होती है, इसलिए पुल देम टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं। जी तो बच्चे अभी हम बी केस को देखते हैं। इसमें दो वही वायर्स हैं लेकिन करंट ऑपोजिट हो चुका है। पहली वायर में गुजरने वाला I1 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी वायर में से जो I2 करंट गुजर रहा है वो नीचे की तरफ है, यानी ऑपोजिट करंट हो गया। इस वजह से जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट हो जाती है। यानी यहां पर आप इसको जब राइट हैंड में पकड़ेंगे ना तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यानी हाथ से आप देख सकते हैं, तो इस तरह से पैदा होगी, इधर की तरफ डायरेक्शन होगी। और यहां पर करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो आप अपना राइट हैंड नीचे की तरफ करेंगे थंब, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपकी फिंगर्स यूं इसी डायरेक्शन में कर्ल हो रही। ये करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका भी मैच करेगा। बहरहाल अब यहां पर ऐसा हो रहा है कि चूंकि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना ये ऑपोजिट नेचर की पैदा हुई। अब यहां पर क्या होगा सुनिएगा, अगर बेटे इसकी इस साइड पर नॉर्थ पैदा हुआ ना तो ये साइड साउथ होगी, तो फिर इसके ऑपोजिट होना है ना नीचे वाले ने। इसकी इस साइड यानी लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, देखे ना ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड का लेफ्ट नॉर्थ है, तो फिर नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड का राइट साइड नॉर्थ होगा, ऑपोजिट होगा, और ये फिर साउथ बनेगी। अब आप देखते हो कि ये दोनों वायर के साउथ और साउथ करीब करीब है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। लिहाजा जो F1 F2 फोर्स लगेंगी वो दूर की तरफ, ये इधर को और ये फोर्स इधर को, तो ये करेंगी रिपेल। तो एक वजह हो गई, एक वजह हमने पढ़ ली कि ऑपोजिट नहीं बल्कि सेम पोल, साउथ सॉरी और साउथ पोल, ये दोनों आपस में करीब करीब आ गए, तो बेटे सेम पोल तो रिपेल ही तो करते हैं, तो ये रिपेल करेंगे। और आप इसको दूसरे लिहाज से भी समझ सकते हैं, कैसे? इसको मैग्नेटिक फील्ड देखे ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर को जा रही, ऐसे ही डायरेक्शन बन रही है ना, लेकिन इस पॉइंट पर तो ये ऊपर को जाएगी क्योंकि ऐसे जब जाना है तो इस पॉइंट पर तो ऊपर को है मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे वाली के देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी ऊपर को ही है, ताकि वो ऊपर से जाती जाती इधर को जाएगी ना। तो अब दोनों दरमियान में, इस वायर और इस वायर के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कि दोनों की डायरेक्शन किधर को है, ऊपर की तरफ। तो दोनों वायर के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड करेगी एक दूसरे को सपोर्ट, जिसकी वजह से दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो जाएगी। मजबूत मैग्नेटिक फील्ड साइडों पर वीक हो जाएगी, तो वो साइडों की तरफ यानी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये दूर जाएंगी। बहरहाल इस केस में हुआ ये है कि चूंकि करंट ऑपोजिट था ना, करंट एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट पैदा हुई, एक की डायरेक्शन ये तो दूसरे की उलट, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। जी तो ये बात कहता है हाउ एवर इफ द करंट इन द टू वायर्स, अगर ये दोनों वायर में जो करंट है फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट जाए, एक ऊपर को दूसरा नीचे को, तो देयर मैग्नेटिक फील्ड, लिहाजा उनकी मैग्नेटिक फील्ड अपोज ईच अदर, वो भी ऑपोजिट पैदा होंगी। करंट ऊपर ऑपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट होंगी, एंड वायर विल रिपेल ईच अदर, और वायर रिपेल करेगी। इसकी इतनी डिटेल नहीं है जितनी ऊपर वाले की थी, लेकिन मैंने इसकी भी आपको समझाई है। तो बेटे यहाँ तक आज का काम है, एंड वाली 2-3 लाइनें आपने रीड आउट कर लेनी है, काफ़ी है।